बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्यूरो रिपोर्ट में खुश आमदीद। आज हमारे साथ वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कोरोना के हवाले से कि कोरोना कितनी तेज़ी से फैल रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं, इस पर कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, और जो कोरोना की वैक्सीन यहाँ पर आई है, लोगों को लग रही है टेस्ट डोज के हवाले से, उस पर भी पूछेंगे। कुछ सियासी सवालात भी होंगे। सबसे पहले कोरोना के हवाले से मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइए कि कोरोना जो है वो बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, इसकी वजूहात क्या है? देखिए, मेरा ख्याल है दो तीन इसके इकट्ठे अगर हम देखना चाहें कि भी किस तरह, ये तो एक तो नंबर वन सर्दियों का मौसम है। सर्दियों के मौसम में वैसे भी लोगों की क़ुव्वत मदाफ़ियत कम हो जाती है। हमने पहले बताया था कि तादाद बढ़नी शुरू होगी। आपको पता सेकंड सर्ज सारी दुनिया में आई, उसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी सेकंड सर्ज आई थी। और ख़ास तौर पे लोगों को बार बार कहा था कि आप SOPs अपने जो हैं वो उन पे आप काम करें। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है हमारी अपोजिशन ने इस बात का मजाक उड़ाते हुए, और आपको पता हर किस्म की बातें करने के बावजूद जलसे जुलूस हर जगह किए उन्होंने। आज उन जलसे जुलूसों का आपके सामने असर आ रहा है। सबसे ज़्यादा इस वक्त कराची के अंदर तादाद मरीज़ों की बढ़ गई है, फिर खैबर पख्तूनख्वा में, अब पंजाब में भी बढ़नी शुरू हो गई है। अब पिछले कई दिनों से 700, 800, 600 इस तरह के नंबर आ रहे हैं। और नंबर ऑफ़ पीपल हु आर डाइंग, यानी वो लोग जो इंतकाल कर रहे हैं, उनकी भी तादाद बढ़ रही है। 40-45% हमारी हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी जो वो ऑक्यूपाइड है, क्योंकि अब तो आपको पता है हमारे पास सिर्फ सीरियस पेशेंट्स आते हैं। लेकिन आपके प्रोग्राम की वसादत से एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, जो लोग सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम, कि खुदारा आप घर पे मत अपने मरीज़ के साथ इंतज़ार किया करें कि वो मरीज़ सीरियस हो जाए। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव निकला है और उसको सिम्टम्स हैं, तो मेहरबानी करके वक्त के साथ अस्पताल ले आएँ। जब वो वक्त के साथ अस्पताल आते हैं, उनका सही तरीके से इलाज हो जाता है और अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी देता है। अगर आप उनको घर पे रखेंगे, जब वो इतने सीरियस हो जाएं कि जी ऑक्सीजन जो है वो जी 80 पे चली गई है, फिर आप मरीज़ को जब लेके आते हैं, फिर ऐसे मरीज़ को के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है और उनको बचाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो एक तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि खुद सिम्टम्स आप ये मत समझिए कि ये ऐसी मर्ज़ है जो घर पे जिसका इलाज हो जाएगा। ज़रा से भी सिम्टम्स जो हैं, जैसे बुखार है, उतर नहीं रहा, सांस की तकलीफ़ हो गई है, तो आप घर पे बैठ के ना इंतज़ार करिए, अस्पताल ज़रूर जाइए। आपने सियासी बात भी की कि ये जो अपोजिशन ने जलसे वगैरह किए, तो उसकी वजह से भी जो है वो तेज़ी आ गई है, मरीज़ों में मरीज़ बढ़ रहे हैं। तो हुकूमत ने भी तो जलसे किए थे ना, तो हुकूमत अगर जलसे ना करती तो फिर शायद अपोजिशन भी जो पहले कह रही थी कि लॉकडाउन की तरफ जाएं और हुकूमत लॉकडाउन नहीं लगाना चाह रही थी, तो फिर हुकूमत अपोजिशन को खुद पता होना था कि हम आज तो इस 15-20 दिन पहले एक डिसीजन लिया गया, जिसके बाद हुकूमत ने भी कोई जलसे नहीं किए, जिस पे हमने ख़ास तौर पे बिल्कुल पंजाब के अंदर तो मना किया हुआ था कि आपने ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर, आपको पता है लाहौर हमेशा हमारा एपिसेंटर रहा है, और लाहौर किसी दिन भी मैंने ये नहीं कहा कि लाहौर के केसेस की तादाद हमेशा बाकी पूरे पंजाब से ज़्यादा रही। लाहौर के जलसे के लिए तो मैंने बहुत दफ़ा तरले मिन्नतें भी की कि आप मेहरबानी करके आप ना ये जलसा करें। वजह यह है कि इसका नुकसान होगा, आवाम को नुकसान होगा। ये वही आवाम है जिसकी बारे में आप कहते हैं हम उनकी खातिर बाहर निकलें, तो अगर उनकी खातिर बाहर निकलें तो उनकी सेहत के बारे में भी आप ख्याल करें, लेकिन ख्याल नहीं रखा गया और आज नुकसान हमारे सामने आ रहा है। तादाद मरीज़ों की दिन ब दिन बढ़ रही है। अब अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह। अपनी तरफ से तो हुकूमत ने हर किस्म की तैयारियां कर रखी हैं कि हम इस वबा पे काबू करें। बाकी ये है कि केसेस तो आपके सामने ही है, कोई छुपाई हुई बात तो है नहीं किसी से। यानी आप इस केसेस के बढ़ने की वजह में सिर्फ अपोजिशन को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगी या हुकूमत भी इसमें हिस्सेदार है? मेरा ख्याल है आप मुझे एक बात बताइए ना, पिछले अगर देखें ना, हमेशा याद रखें 2 से 14 दिन है इंक्यूबेशन पीरियड। अगर 14 दिन के अंदर या 15 दिन हो गए हैं कि हमारी तरफ से या 16 दिन है, कोई जलसा जुलूस नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि जो कर रहे हैं जलसा जुलूस वो तो जिम्मेवारी उठाएंगे ना इस बात की, वो तो जिम्मेवारी उठाएं ना इस बात की कि भाई, और ये मैंने कई दफ़ा कहा था कि आप जलसा करें, ज़रूर जुलूस करें, अभी ना करिए, जब मौसम बेहतर हो जाएगा, जब कोरोना के केसेस कम हो जाएंगे तो आप कर लीजिएगा। पर हमारी तो किसी ने नहीं सुनी, और ना सुनने की वजह से आज इसका नुकसान हो रहा है। नेचुरली फिर जो आप एक पॉलिटिकल क़यादत जो है इस तरह के काम करने शुरू कर, लोग भी फिर लापरवाही करते हैं ना। आपके सामने ही है, SOPs के ऊपर जितना मर्जी हम शोर मचाएं, लोग बात नहीं मानते। हालांकि सिर्फ एक मास्क पहनने से 70%
आप इस बीमारी से बच सकते हैं। आपने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी किया हुआ है कि मास्क लाजमी पहने, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। ठीक है, अवेयरनेस है या नहीं है, तो कोई थोड़ा सा कानून को भी तो हरकत में आना चाहिए। सलीम, मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, लोगों के चालान करने, लोगों के फ़ाइन करने, लोगों को रोकथाम करना। आप ही लोगों ने, मीडिया वालों ने उसको इतना बढ़ाया चढ़ाया कि हुकूमत पे ज़रा इस बात पे भी थोड़ी सी बैकफुट पे चली जाए। आपको याद है कि जब ये वबा आई थी और हमने लॉकडाउन्स किए थे पंजाब के अंदर और ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर क्वारंटीन सेंटर्स, क्योंकि हमें पता है एक छोटे घर हैं, कंजस्टेड आबादी है, एक बंदे को वबा लगेगी सारे ख़ानदान को लगेगी। तो हमारी ये कोशिश होती थी जो पॉजिटिव निकलें उनको हम 14 दिन के लिए अपने पास क्वारंटीन में रखें। आपके सामने क्या तूफ़ान मचा हुआ था हमारे लिए कि जी सेहतमंद लोगों को आपने बंद करके रखा हुआ है। उस वक्त तो वो नई वबा थी, लोगों को पता भी नहीं था और तरीकाकार भी ठीक नहीं था कि पुलिस भी जाती थी, एम्बुलेंस भी जाती थी। मुझे बताइए, अगर ये सब काम हम वो ना ज़रूरी करते, था, जाहिर है। तो अगर आप सारे जितने प्रोविंसेस हैं उनका मुकाबला कर लीजिए इस वक्त भी पंजाब के साथ, तो पंजाब के अंदर अभी भी तादाद मरीजों की कम है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस। वो एक ये भी बहुत बड़ी वजह है कि अभी भी हम स्मार्ट लॉकडाउन्स कर रहे हैं, अभी भी हम माइक्रो लॉकडाउन्स कर रहे हैं, अभी भी हम इलाके बंद कर देते हैं जिन इलाकों के अंदर केसेस की तादाद ज़्यादा हो। फिर स्कूल और कॉलेज बंद करने से बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बंद करने से भी फ़र्क पड़ता है। वजह ये होती है कि माँ बाप बच्चों को छोड़ने जाते हैं स्कूल, एक्सपोज होते हैं, तो अब कम से कम उस तरफ से एक कमी आ गई है। इंशाल्लाह वबा जो है जैसे ही कम होगी तो इंशाल्लाह स्कूल भी खुलेंगे, हर किस्म की एक्टिविटीज़ भी होंगी इंशाल्लाह। चीन की तरफ से वैक्सीन जो है ट्रायल बेसिस पर पाकिस्तान में आई हुई है, लाहौर समेत पंजाब में लोगों को लगाई भी जा रही है। उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? तीसरे मरहले में है जो टेस्ट है, ट्रायल जो है वो अपने तीसरे मरहले में, और हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला अच्छे नताइज दिखाए इस वैक्सीन के, और उसका फ़ायदा हमें ये होगा क्योंकि हम ट्रायल का हिस्सा हैं। तो एक कमिटमेंट है चाइनीज़ की हमारे साथ कि इंशाल्लाह वो हमें ज़रूर ये वैक्सीन जो है वो इतने अमाउंट में ज़रूर देंगे कि हम अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स, यानी जो पहले ही वो जो ग्रुप है जिसको वैक्सीन लगेगी वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, आपके डॉक्टर्स, नर्सेज या जो हमारे एसेंशियल सर्विसेज के जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं कोविड के साथ, उन सबको लगेगी, जिसमें 1122 भी है, जिसके अंदर आपके ये जो जितना अमला काम कर रहा है जो फ्रंट लाइन पे है, पुलिस वाले हैं, इन सबको लगेगा। और उसके अलावा 55 साल से ज़्यादा उम्र के जो सिटीजन्स हैं जिनकी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनका ये कोरोना जो है वो ख़राब होके और फिर आपको पता है नमोनिया और मसाइल बन जाए उनके लिए, उनको लगाई जाएगी। तो उस पर मेरी बड़ी डिटेल बात हुई है कुछ चंद दिन पहले फैसल सुल्तान साहब से। कोशिश तो हम कर रहे हैं कि सारों के साथ, यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ डेवलपमेंट हो रही है वैक्सीन के, उनके साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन जो ट्रायल है वो तो देखिए नेगोशिएशन कर रहे हैं ना, हम भी तो कोशिश करेंगे कि कम से कम कीमत पे हमें मिले। हमने अपनी पूरे आवाम को देनी है। $250 मिलियन जो है वो आपको पता है ऑलरेडी अलहदा कर दिया गया है, मखसूस की है रकम, एक बहुत बड़ी रकम है जिसको मखसूस किया जा रहा है। और हमारी पूरी कोशिश है कि ये जो, और जिस ट्रायल में हमने खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो चाइनीज़ की ट्रायल है, उसमें हम उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्द उसके नताज सामने आएंगे और अगले 1-2 माह के अंदर प्रॉबेबली हम भी इस पोजीशन में होंगे कि लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाए। ये जो दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, फाइज़र का नाम बार बार लिया जा रहा है, तो क्या वो कोई ऐसी कमिटमेंट में है आपके साथ? उनसे बातचीत चल रही है मेरी इत्तला के मुताबिक, लेकिन आपको पता है कि जिन मुल्कों ने जिनके पास बहुत बड़ी तादाद पैसे, उन्होंने तो ऑलरेडी बुकिंग्स कर रखी हैं अपनी। हम भी बात कर रहे हैं, उनका थोड़ा सा कोल्ड चेन मेंटेनेंस जो है वो भी हमारे लिए मसला बन सकता था। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फेडरल गवर्नमेंट ने सारी प्रोक्योरमेंट करनी है और फिर फेडरल गवर्नमेंट ने आगे बढ़नी है। नाजरीन, हमें लेनी है एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। जी मैडम, ये बताइए कि हेल्थ की जो बेहतरी के हवाले से आप क्या कुछ कर रही हैं शोबा सेहत की? मेरा ख्याल है जो
बहुत बड़ी बेहतरी आई है। वो नंबर वन ये है कि जब हम आए अपने इक़्तिदार में, तो जो सबसे बड़ा मसला था और जिसके बारे में मुझे बहुत अच्छी तरह पता था कि हमारे हस्पतालों के अंदर जो अमला है उसमें बहुत कमी है। और आते साल मैंने पहले वैकेंसीज़ देखी और उनको किया, और आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने इक़्तिदार संभाला है 32,000 मेडिकल प्रोफेशनल्स, जिसके अंदर डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, फार्मासिस्ट हैं, ये हमने एम्प्लॉय किए। 32,000 प्रोफेशनल लोग हमने एम्प्लॉय किए हैं। ये मैं दोबारा नंबर इसलिए रिपीट करती हूँ कि लगता तो एक बंदा भी एम्प्लॉय 32,000 पीपल हैव बीन एम्प्लॉयड। अब ये 32,000 लोग सारे जो हैं बड़े एक ट्रांसपेरेंट तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन से, नेशनल ट्रेनिंग NTS के थ्रू हमने इनको एम्प्लॉय किया। और आपके सामने कोई शोर नहीं मचा के खुदा न खास्ता हमने कोई मेरिट जो है उसकी कोई धज्जियाँ उधड़ी, हमने तो बिल्कुल मेरिट पे सबकी एम्प्लॉयमेंट की है। तो एक बहुत बड़ी तादाद, यानी 32,000 ख़ानदान, उनकी रोज़े माश का काम हो गया। 32,000 फैमिलीज़ हैव मैनेज्ड टू गेट देयर। फिर सबसे बड़ी ये बात है, प्रमोशंस नहीं हो रही थी, 10-10 साल से लोग प्रमोशनों का इंतज़ार कर रहे थे। रेगुलर बेसिस पे इस वक्त प्रमोशंस हो रही हैं। फिर तीसरी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ थी कि मेरा ख्याल है कोई नया अस्पताल, और ख़ास तौर पे आपको पता है कि शरह अमवात जो है ना ज़च्चगी में, और बच्चों की शरह अमवात जो है वो शर्मनाक तक हमारी बहुत ज़्यादा है। 186 वुमेन डाइंग इन 100,000 डिलीवरीज, हर 1 लाख डिलीवरीज़ में 186 माएँ फौत हो जाती हैं। बच्चों की वो जो है वो 81 इन एवरी 1000 डिलीवरीज। तो ये तो ऐसे नंबर हैं जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया के अंदर शर्मिंदा होते हैं। और मिलियन डेवलपमेंट गोल्स के हम सिग्नेटरी थे। 2015 में हम बुरी तरह उसके अंदर नाकाम रहे। तो हमने आते सार अपना हेल्थ सेक्टर में एक स्ट्रैटेजी बनाई अगले 10 साल की। उसके अंदर एक मेजर फोकस जो है ना हमारा, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 और 3 के ऊपर है, यानी माँ और बच्चे की सेहत के ऊपर हम बिल्कुल फोकस्ड हैं। उस फोकस की वजह से आपके सामने है, आज 70 साल में पहली दफ़ा गंगाराम अस्पताल, जो आपको पता है महवर रहा है बहुत अरसा डिलीवरीज़ का, सारे लाहौर की आधी डिलीवरी शायद उसी अस्पताल में होती, पहली दफ़ा वहाँ 650 बेडेड मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, एक नया ब्लॉक खड़ा हो रहा है। फिर हमने दही इलाकों के अंदर, जिनकी तरफ कभी ध्यान नहीं था, आप शुरू कर दीजिए साउथ की तरफ से, तो आप देखिए राजनपुर, लैया, भावल नगर, अटक, मियांवाली, सियालकोट, DG खान, हर तरफ हमने मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स नए बना रहे हैं। एक मियांवाली वाला अस्पताल ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो तकरीबन उसकी कंस्ट्रक्शन आधे रास्ते तक पहुंच गई है। इसी तरह गंगाराम भी बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्ट हो रहा है। फिर निश्तर टू अस्पताल, आप ये सोचें कि मुल्तान में बरसों गुजर के कोई नया अस्पताल नहीं बना था, अब निश्तर टू 1000 बेडेड नया अस्पताल वहाँ बन रहा है। कार्डियोलॉजी का एक सेंटर बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है DG खान के अंदर। फिर उसके अलावा आपको पता है कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है 1000 बेडेड न्यू हॉस्पिटल फॉर लाहौर, जिसके अंदर 400 बेड जो हैं वह कार्डियोलॉजी के होंगे, 400 जनरल के, और 200 बेड होंगे फॉर ब्लड डिसऑर्डर्स। ये सारी देखें ना, अगर आप देखेंगे हमारी हुकूमत किस तरह कंसंट्रेट कर रही है ऑन ह्यूमन रिसोर्स। हम चाहते हैं कि जो हमारी आवाम है, जो पैसा खर्च हो हमारी आवाम पे हो। और फिर जो सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, लेकिन ये जो आप ये कर रही हैं, तो जब हुकूमत आपकी जाएगी, वैसे तो भी अपोजिशन तो ये कहती है कि हम कल ही आपको घर भेज देंगे, अगर 5 साल पूरे भी कर लें तो क्या 5 साल में ये सारे प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएंगे या नहीं? जी इंशाल्लाह। देखिए ना, जो अस्पताल शुरू हुए हैं, जो 4 शुरू हुए हैं, वो इंशाल्लाह उनकी जस्टेशन पीरियड जो है वो 2022 तक उन्होंने बाय फर्स्ट क्वार्टर उन्होंने हमें मुकम्मल करके देने हैं। जो अगले साल शुरू हो जाएंगे वो फर्स्ट क्वार्टर जो है 2023 की, उसमें इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। कि जैसे आप समझते हैं कि ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है वो बनती रही और आपके आने के 2.5 साल बाद जो है वो उसको आवाम के लिए खोला गया, तो आप भी जो है सिर्फ इमारत बना दें और वहाँ पर उसको शुरू ना कर सकें? हमारा तो इरादा ही नहीं है ना इस तरह का कोई काम करने का। हम तो हर चीज़ प्लान आउट इस तरह कर रखी है कि अस्पताल भी चलेंगे, और ये चलेंगे किस तरीके से, आप देखिए हेल्थ कार्ड, आपको पता है सेहत सहूलत कार्ड जो है वो हमने पहले तो 52 लाख फैमिलीज़ को दिया था। खान साहब की विज़न ये है
कि हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दें। उसके बेसिस के ऊपर इंशाल्लाह अगले साल के एंड तक हम 2 करोड़ 22 लाख फैमिलीज़ हैं पंजाब की, हर फैमिली को हेल्थ कार्ड मिल जाएगा 7,20,000 का। ये प्रोजेक्ट भी ऐसे पुराना है, पिछली गवर्नमेंट शुरू करके गई थी, उसमें आपने एडिशन किया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछली गवर्नमेंट ने कोई तकरीबन 10 ज़िलों के अंदर 3,20,000 रुपए का कार्ड दिया था, और वो 3,20,000 के कार्ड के अंदर बहुत ही लिमिटेड किस्म की सर्विसेज थी। आपकी हुकूमत में आके दवाइयाँ भी तो बढ़ गई, तो फिर आपने इसकी कार्ड की कीमत भी बढ़ानी ही थी। नहीं, ये बात नहीं है। बात असल में ये है कि क्या हम आवाम का ख्याल करके कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? ये आवाम के लिए तो कर रहे हैं। जब एक बंदे के पास 7,20,000 रुपए का कार्ड हो, चाहे दरमियानी तबके का बंदा हो, किसी भी तबके का बंदा हो, उसके पास अगर एक कार्ड हो जिसमें 7,20,000 हुकूमत आपको दे रही है कि आप अपनी सेहत पे खर्च करें, तो मेरा ख्याल है ये तो आप जो वेलफेयर स्टेट्स हैं इनके अलावा कोई और नहीं कर रहा। और जिस तरह का हमारा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आने लगा है, इंशाल्लाह अब खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो गए, तो आपके ID कार्ड के ऊपर इंशाल्लाह, आपका ID कार्ड नंबर के ऊपर आप अस्पताल में जा सकेंगे, और ये सारे अस्पताल हमारे जो हैं इसका सारों का ये हिस्सा बनेंगे, ताकि हर बंदे को सेहत की सहूलत मिले। ख़ास तौर पे इसमें जैसे मदर एंड चाइल्ड के लिए पैकेज है, ऑर्थोपीडिक्स का पैकेज है, डायलिसिस का पैकेज है, दिल की बीमारियों का पैकेज है, ये सारे पैकेजेस उसके अंदर मौजूद हैं। मैडम देखिए, आप जो है सेहत के हवाले से बड़ी बात करते हैं, और नवाज शरीफ के हवाले, पिछली हुकूमत के हवाले से कि उन्होंने कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया कि बड़े लोग जो हैं वो पाकिस्तान में रह के अपना इलाज करवा सकें। तो आपकी भी माशाल्लाह ट्रीटमेंट हुई है, आपकी सर्जरी हुई है, लेकिन आप वज़ीर सेहत होने के बावजूद क्या आपकी जो सर्जरी हुई है उसकी फैसिलिटी पंजाब के किसी सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थी? गो कि आपने पाकिस्तान से करवाई है, लेकिन किसी सरकारी हॉस्पिटल में आपने नहीं करवाई। देखिए, मकसद ये है कि हम ख्वाहिश तो इसी तरह के करते हैं कि शौकत खानम जैसा एक हस्पताल हो जहां आपके पास सारी फैसिलिटी एक अंडर वन रूफ हो। कन्वीनियंस देखें, आप जिस घर में बैठे हुए, मेरे सामने शौकत खानम अस्पताल है। मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट था कि मैं सामने, पहले भी, आज से पहले जब मैं मिनिस्टर नहीं थी, मैंने अपने दोनों घुटनों का भी यहीं से इलाज करवाया था, और पैसे दे किस लिए कराया था, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि मैं जब शौकत खानम को पैसे देती हूँ तो जो पैसे मैं देती हूँ उसमें किसी और मरीज़ का भी इलाज हो जाता है। इसमें सिर्फ नीयत ये बात नहीं होती, किसी भी अस्पताल में मैं करवा लेती, सर्जन सब मेरी करने को तैयार थे, सारे ही मेरे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन एक मकसद भी होता है ना। अब इस अस्पताल में जो एक चैरिटी हॉस्पिटल है, उसमें जाकर सर्जरी कराने का ये फ़ायदा होता है कि क्योंकि मैं पेमेंट कर रही हूँ, तो उस पेमेंट में मेरे अलावा किसी और मरीज़ को भी फ़ायदा। नवाम तो ये भी देख रही होती है ना कि हमारी वज़ीर सेहत है और उसको अपने सरकारी हॉस्पिटल पर एतमाद नहीं है। जो मरीज़ नहीं अफोर्ड कर सकते इलाज अपना शौकत खानम में, वो मरीज़ों की मुफ्त इलाज हो रहा है। 70% लोगों को फ्री इलाज मिलता है। वो इसी तरह इलाज मिलता है ना, जो हमारे जैसे लोग अगर पैसे अपने खर्च करके, और मैं कोई हुकूमत से पैसे तो नहीं मांग रही ना, मैंने तो अपने पैसों से खुद खर्चा किया, नंबर 1। नंबर 2, मैंने हमेशा अपना इलाज पाकिस्तान में ही करवाया, मैंने तो आज तक कभी बाहर नहीं गई। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है कि हम पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह जिस तरह शौकत खानम जैसी फ़ैसिलिटी जो है, इसी तरह की फ़ैसिलिटी पे हम इस वक्त काम कर रहे हैं कि हम भी एक ऐसी फ़ैसिलिटी डेवलप करें कैंसर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, जो एक रूफ़ के नीचे आपको सब सहूलतें मिल जाए। उस वक्त क्या पोजीशन थी नवाज शरीफ साहब की कि आपकी रिकमेंडेशन, यानी महकमा सेहत की रिकमेंडेशन पर उनको बाहर जाने दिया गया? क्या यहाँ पर उनका इलाज मुमकिन नहीं था? इम्पॉर्टेंट ये जिस प्रॉब्लम के साथ वो आए थे, उनका प्रॉब्लम था कि उनको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स का प्रॉब्लम हुआ था, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर वो एक एक्यूट फेज़ था, जिस एक्यूट फेज़ के साथ वो हमारे पास आए। वो किसी में भी हो सकता है, ये इडियोपैथिक है, बग़ैर वजह के भी ये मसला बन सकता है, इट्स एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। उनका इलाज हमने यहाँ शुरू किया, 14 दिन वो हमारे पास रहे और इलाज बिल्कुल सही हुआ, डायग्नोसिस सही हुई। लेकिन उस वक़्त वो इतना शोर इन लोगों ने ख़ुद मचा रखा था, और नवाज़ शरीफ साहब को मैंने ख़ुद जाके पर्सनली ऑफ़र किया कि आपके सारे टेस्ट भी हो जाएंगे, अगर बाहर से आप कोई मुआलिज बुलाना चाहते हैं, हम बाहर से मुआलिज भी आपके लिए बुला लेते हैं। लेकिन वो तैयार नहीं थे। आपको पता है, मैं तो उनसे मिलने गई, उनको बताया भी सारी बात। उन्होंने कहा कि जी ये मैं अपने पर्सनल मुआलिज से बात करके फिर आपको बताऊँगा। फिर पर्सनल मुआलिज से उन्होंने बात करके उन्होंने एप्लीकेशन डाली, मेरे पास तो नहीं डाली थी ना एप्लीकेशन, उन्होंने डाली कि जी आप हमें बताइए कि जी ये बाहर जाना चाहते हैं। 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, उन्होंने अपने दिल के इलाज की पहले भी सन
2 में भी कि 3 में पहले भी इलाज के लिए बाहर गए, जब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी बाहर ही जाके इलाज करवाया था, वरना पीआईसी यहाँ है, सारी दुनिया पीआईसी के अंदर इलाज करवाती है अपना, एवरीबडी डज इट। हमारे सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो अगर खुदा ना खास्ता किसी को तकलीफ हो तो इधर ही जाते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मैं भी एंजियोग्राफी अपनी मैंने अपनी वो एकोकार्डियोग्राफी सब जाके मैं पीआईसी से करवाती हूँ, कोई ऐसी बात तो नहीं है। दिस फैसिलिटी इज़ अवेलेबल है। उनको जब मैंने ये ऑफ़र किया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने मौले से बात करूंगा, और मौले के कहना ये था कि वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। अगर वो डेफिनेटली हार्ट का तो प्रॉब्लम बहुत अरसे से चल रहा था उनका, ऊपर डायबिटीज़ भी है, तो जिस तरह हम भी बीमारियों के साथ चल रहा होता है ना, इंसान अपना काम भी कर रहा होता है, अपना इलाज भी कर रहा होता है साथ साथ। उन्होंने इंसिस्ट किया कि जी मैं बाहर जाना चाहता हूँ। अगर हम उनका इलाज सही ना करते थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के लिए, तो ये मैं आपको यकीनन बता दूं कि उनके इलाज जो हमने किया उसका असर इतना अच्छा हुआ कि एक तो वो जा सके बाहर, और फिर बाहर से उन्होंने कभी फिर प्लेटलेट की हमें वो अपनी वो नहीं भेजी। इरादा तो मेरा ख्याल है यही था उनका शुरू से। मेरा तो ये ख्याल था शायद वाकई वो इलाज के लिए जा रहे हैं, और हमदर्दाना तौर के ऊपर मेरा ख्याल है जो हमारा रवैया था और जो प्राइम मिनिस्टर का रवैया था वो बिल्कुल इंसानी हमदर्दी के तहत उन्होंने कहा कि कभी ये ना महसूस करें कि भाई हमने उनको इजाज़त नहीं दी। लेकिन बाहर जाके तो वो कुछ और कर रहे हैं, आप भी कहती हैं कि अगर वो ठीक हो गए तो वापस आ जाए, क्या उनको आना चाहिए? ये तो कहना नहीं चाहिए। फिर आप मुझे ये बताइए, आप तो हमसे तो ये कह के गए थे ना कि मैं अपना इलाज करवा लूँ, कमिटमेंट करवा ये करके गए थे कि मैं आपको मुसलसल इन्फॉर्म करूँगा, बताऊँगा कि जो मेरा इलाज हो रहा है, और जिस दिन मेरा इलाज ठीक हो गया तो मैं वापस आ जाऊँगा। तो हमने कहा जी ठीक है। मैंने तो खुद फॉलो अप करती रही, उनके पर्सनल मॉलेज को इंग्लैंड में फ़ोन करके कहा कि मुझे आप रिपोर्टें तो भिजवाइए, आपको अगर एक्सटेंशन चाहिए अपनी बेल के अंदर तो हम मुझे आप रिपोर्टें भेजेंगे। उन रिपोर्टें भेजने को तैयार हो। तो नीयत तो उनकी मेरा ख्याल है शुरू से इसी तरह की थी कि उन्होंने बाहर जाने का कोई तरीका इख्तियार किया और उसके बाद उन्होंने आने से इनकार कर दिया। फिर अब असल में तो अपनी सियासी सरगर्मियों के अंदर वहाँ जाके मसरूफ़ हो गए। उनको भी तो बड़ा मसला बन गया है ना कि मैं किस तरह अपनी बेटी को लॉन्च करूँ। जी नाज़रीन, हमें लेनी है एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी आप फरमा रही थी कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी को लॉन्च करना था, तो लॉन्च तो वो लगता है कि इस तरह हुई हैं जैसे कि वो बेनज़ीर भी इस तरह शायद नहीं थी हुई। तो अब आप क्या समझती हैं, जिस तरह के बेनज़ीर भी शायद लॉन्च नहीं थी हुई, आपने लॉन्च का लफ्ज़ बोला ना, तो यानी सियासत में कदम रखने के हवाले से सबसे बड़ी ये बात है, अगर आप इसको लॉन्चिंग कहते हैं, ख़ास तौर पर जो लाहौर का जलसा है, तो फिर मेहरबानी के बेनज़ीर के साथ मुकाबला ना करिए। आपको शायद पीपल पार्टी का वो जलसा याद नहीं है। मैं तो क्योंकि उस ज़माने में पीपल पार्टी की बहुत बड़ी सपोर्टर थी, तो आपको वो जलसा याद होना चाहिए। ये तो बेचारा जलसा ना 3 में ना 13 में किसी तरफ है ही नहीं था। और मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ, और खैर मैं एक्सपेक्ट भी यही कुछ कर रही थी। जब आप हुक्मरान रहे ना बहुत अरसे के लिए, जिस तरह हमारी माशाल्लाह मरियम बीबी हर वक्त फरमाती रहती हैं, हम हुक्मरान ख़ानदान, जब आप हुक्मरान रहे ना तो फिर वो जो एहतजाज जो होता है ना, उसकी खलिश ख़त्म हो जाती है इंसानों के अंदर, और जो आपके नीचे आपके वर्कर्स वगैरह सारे, उनमें भी वो खलिश ख़त्म हो जाती है। आपने उन वर्करों से एक्सपेक्ट किया कि वो आके खड़े हो जाएंगे आपके लिए। अवाम तो लाहौर की नहीं निकली बाहर, और ये मेरा ख्याल है 2-3 एंकर्स ने बाकायदा इसके ऊपर प्रोग्राम किया कि हम वहाँ गए, लोगों से मिले, तो हमें पता चला कि अगर हर 10 बंदे में से 7 बंदे तो लाहौर से बाहर से आए थे, और लाहौर ने आपको सपोर्ट नहीं किया। लाहौर जिसको आप अपना गढ़ कहते हैं, वहाँ से लोग निकलने को तैयार नहीं थे आपके सपोर्ट में। तो आप देख लें आपने क्या इस वक्त एक ढोंग रचा रखा था कि जी हम इतना बड़ा जलसा करेंगे, ठाठे मारता हुआ समंदर होगा, और फिर ऊपर सबसे बड़ी बात सोने पे सुहागा ये किया आपने कि ट्वीट जो थी उस पे भी आपको हमारे जलसे की तस्वीर लगानी पड़ी। इससे अफसोस की क्या बात। आप क्या समझती हैं कि आप तो बजाते खुद इस फैमिली से यानी नवाज शरीफ साहब से इलेक्शन लड़ चुकी हैं 3 बार, तो आप क्या समझती हैं कि अब आने वाला जो वक्त है, जिस तरह ये पीडीएम कह रही है कि हम हुकूमत को गिरा कर दम लेंगे, तो आप समझती हैं, क्योंकि आप तो पर्सनली इनके साथ इलेक्शन लड़ती रही हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी गिरने गिराने वाली बात हो सकती। आप देखें ना, मीनारे पाकिस्तान के साथ इनका हल्का है,
जिस हलके से मैं इलेक्शन लड़ती हूँ, 1 लाख बंदे ने, 1,06,000 बंदे ने मुझे वोट दिया और 1,20,000 बंदे ने वोट दिया उनको, ये ऑपोजिशन को, ठीक है जी, यानी नवाज शरीफ साहब को, जो उनके नाम पे ही दिया गया। वो उन्हीं को निकाल लेते ना, उस हलके से बंदे को निकाल लेते तो शायद, और क्योंकि उसमें से आधे बंदे जो थे उनकी, मैं तो तब भी रोना पीटना डालती थी कि 20-30 हज़ार वोट का मुझे पता ही नहीं चलता ये वोट है कहाँ। ये वो थी वोट जो इन्होंने वहाँ दर्ज करवा रखी है, जिसका कोई खबर नहीं होती हमें कहाँ। तो आप ये देखें कि उनका अपना हलका जो साथ था वहाँ से लोग नहीं निकले, किसी और की क्या बात करें। आप भी वोट चोरी का जो है वो पैगाम दे रही हैं, हालांकि वो भी ये कहते हैं कि वोट चोरी हुए, आप भी, तो असल हकीकत क्या है? बात मेरी सुने, मेरा ख्याल है सलीम, ये 2017 को इतनी पुरानी बात तो है नहीं। 2017 में मैंने ज़िमनी इलेक्शन लड़ा, आपके सामने उस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर आपने सिचुएशन देखी थी, या 2.5 अरब रुपए का फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे भेजे हल्के पे लगाने के लिए, पोस्ट डेटेड सारा काम हुआ, ठीक है। इन्होंने उस वक्त सारी तरक्याती काम, मैं रोती पीटती, 32 पिटिशंस मैंने जमा करवाई, क्या नहीं मैंने शोर मचाया, मैंने बताया ये 30,000। तो आप मुझे बताइए, वोट तो हमारा चोरी हुआ था। और अगर देखें ना, हम सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, हुकूमत इनकी थी, इंटरिम गवर्नमेंट आई, इनकी आई। उस दौरानिया में भी हमने इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर भी अगर पिटिशंस इस पिछले इलेक्शन में जमा कराई गई हैं तो कोई इलेक्शन कमीशन से तो पूछे कि नून लीग ने कितनी पिटिशन जमा कराई हैं, और कोई ये फिर ये बताएं कि आप भी कहती हैं वोट चोरी हुआ है, नून लीग या पीडीएम वो भी कहती है वोट चोरी हुआ है, तो चोरी करने वाले कौन है? देखें, आप देखें, मैं सबसे बड़ी बात है, अगर जहाँ से वो जीते हैं वो कहते हैं जी वोट ठीक है हमारा, जिधर से हार गए वहाँ कहते हैं कि जी हमारा चोरी हो गया। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि इलेक्शन का जो सिस्टम है उसके अंदर बेहतरी हमें ज़रूर लानी चाहिए, ताकि साफ शफाफ इलेक्शन हो। हमेशा साफ शफाफ इलेक्शन ही किसी डेमोक्रेसी की बेसिस बनती है। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब देखें, सेनेट के इलेक्शन के अंदर हम अगर कहते हैं कि ओपन बैलेट से होना चाहिए, तो आप हॉर्स ट्रेडिंग ख़त्म कर रहे हैं ना, आप करप्शन ख़त्म कर रहे हैं, आप पैसे की एक्सचेंज जो बिकती है वोट, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ख़त्म तो कर रहे हैं, लेकिन खान साहब तो यहाँ भी यू टर्न ले गए। उन्होंने पहले कहा शो ऑफ हैंड से होगा, फिर अटर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, शो ऑफ हैंड से हो ही नहीं सकता। मेरा ख्याल है कोई ऐसा यू टर्न नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ओपन बैलेट शो ऑफ हैंड इसी तरह होता है ना, कि अगर आपने नाम अपना बता दिया है कि जी उसके वोट के पीछे आपका नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपने अपने आप को आइडेंटिफाई कर दिया है ना। आइडेंटिटी होनी चाहिए ना कि मैंने दिया वोट। नहीं तो अगर ये कानूनन अभी तो मुमकिन ही नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे ये बताइए कि करना नहीं चाहिए। आपका क्या ख्याल है, आपका अपना क्या ओपिनियन है कि सेनेट के इलेक्शन के पर हर मरतबा जो इतनी बड़ी बड़ी तोहमतें लगती हैं, बेहतर नहीं है कि इंसान इस तरह की इलेक्शन करवाए जो साफ और शफाफ हो? और अगर आप अपना ओपन बैलेट से करेंगे, और ये सारी पार्टियां कहती हैं होना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि काउंसलर का भी इलेक्शन है तो वो भी साफ शफाफ होना चाहिए। ये तो आप सेनेट की बात कर रही हैं, काउंसलर का भी इलेक्शन साफ शफाफ होना चाहिए, लेकिन मैकेनिज्म तमाम पार्टियों को बैठा कर लाया जा सकता है ना। देखिए, पार्टीज जो इस वक्त आपकी हैं, असल प्रॉब्लम पता है क्या हुआ सियासी में, जो प्रेजेंस होनी चाहिए। भाई असेंबलीज है, हमारी पंजाब असेंबली के अंदर आते हैं, अपनी करारदातें देते हैं, अपने एडजर्नमेंट मोशन भी होते हैं, अपने मतलब क्वेश्चन आवर के अंदर सवालात हमें किया जाते हैं, तो खड़े होकर जवाब ही दे रहे होते हैं ना हम। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो चीज़ जंग लड़े, आप आके असेंबली के अंदर, जिसके बारे में आप बहुत कहते थे कि असेंबलियों के अंदर ही जंग लड़नी चाहिए, लेकिन डेस्परेशन का एक एलिमेंट बहुत हो गया है उसमें। देखें, एक बहुत अहम चीज़ बताई, इन्होंने एक ही बाजा बजाते रहे कि जी मिसमैनेज हो रहा है, फलां हो रहा है, ढिमकान हो रहा है। ये सोच रहे थे कोविड आएगा तो पता नहीं क्या तबाही हो जानी है। अल्लाह ने हमारे पे बहुत बड़ी मेहरबानी की, शुक्र है खुदा का। एक कंसर्टेड एफर्ट था, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, और उसकी वजह से अल्लाह ने पहली वेव में हमने बहुत बेहतर परफॉर्म किया। बाकी दुनिया के मुकाबले में, आपके हमसाए के मुकाबले में भी हमने बहुत बेहतर परफॉर्म किया। उसकी एक्नॉलेजमेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, हर बंदे ने अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा काम। एक सेकंड, अब उसका इनका ये कहना है कि मिसमैनेज, क्या चीज़ मिसमैनेज हो रही है? आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई, 7% इंक्रीज हो गया, 2 लाख मजदूर जो हैं आपको उनकी कमी हो गई है फैसलाबाद में, जहाँ के पहले आपने 2 लाख मजदूर निकाल दिए थे और लूम्स बंद हो गई थी।
ये नुकसान हो रहा है। आम लोगों की भी तो बात करें ना, आम लोग तो महंगाई की चक्की में पिस रहा है। और जब आप लोग अपोजिशन में थे, आपके कप्तान और मेरे मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान कहते थे कि जब महंगाई हो तो समझो कि जो हुक्मरान है वो करप्ट है। तो अब ये जो आए दिन जो है वो महंगाई होती जा रही है। आटा चीनी का बहुत शोर था, आपके सामने हम खुद सारे पर्सनली इसके अंदर इन्वॉल्व हुए। लाहौर में मैं खुद प्राइस कंट्रोल के कमेटी के साथ आई वाज वर्किंग ऑन इट। सहूलत बाज़ार बनाए हमने लोगों के लिए, हमने इंश्योर किया, चीनी इंपोर्ट की, वीट इंपोर्ट की। इस वक्त आटा भी अवेलेबल है आपके पास 430 रुपये का, और इस वक्त आपके पास चीनी भी अवेलेबल है 81 रुपीज़ के ऊपर। डॉक्टर साहब ऐसे ना करें कि जब वो हुकूमत गई है तो 55 रुपये में चीनी छोड़ कर गई थी, अब आपकी हुकूमत में 100 से ऊपर जाके 80 पर आ गई है, तो आप कहते हैं कि देखिए हमने कीमतें कम कर दी हैं। आपने शायद, अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड सिनेरियो देखें ना, तो पिछले दिनों एक बहुत बड़ा ये डिस्कशन हुई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और यूनाइटेड नेशन, इज ग्लोबल स्कैर्सिटी एंड इंक्रीज इन फूड प्राइस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कोविड ने, अगर आप सोचते हैं कि इसको इकोनॉमी के ऊपर नहीं अफेक्ट हुआ, हमारे पे भी उतना ही इफेक्ट पड़ा, लेकिन हमने बहुत हद तक इस काम को संभाल लिया है। सारी दुनिया में फूड प्राइसेस हैव स्पाइरल्ड अप, सारी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान भी नेचुरली दुनिया का हिस्सा है, इसके अंदर भी प्राइसेस बढ़ी हैं, इन्फ्लेशन हुई है, लेकिन हम तो पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सहूलत दें। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि इंशाल्लाह जिस तरह काम चल रहा है, बहुत जल्दी आप देखेंगे कि जॉब्स, अब अगर जो 2 लाख मज़दूरों की नौकरी चाहिए और मज़दूर अब ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह फैसलाबाद के लूम्स वगैरह के अंदर, खुद ब खुद घरों के अंदर चूल्हे जलेंगे। इसी तरीके से हमने कोशिश की हर डिपार्टमेंट ने कि अपने बंदे हम एम्प्लॉय करें। एक मुसलसल एक कोशिश की जा रही है हुकूमत के साथ कि हम बेहतर से बेहतर सहूलतें आवाम को दें। वी आर ह्यूमन बेस्ड, हमारी अपनी जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसकी डेवलपमेंट पे हम काम मुसलसल कर रहे हैं। ये बताएं कि चीनी स्कैंडल पर रिपोर्ट भी बनी, जहांगीर तरीन नामजद भी हुए, पाकिस्तान से बाहर भी चले गए, वापस भी आ गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन और अपोजिशन कहती है कि सिर्फ सारी कार्रवाइयाँ जो है वो हमारे खिलाफ हैं और जो हुकूमत में लोग बैठे हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। नवाज शरीफ को हमने डिस्क्वालीफाई किया था, हमने किया था। नहीं, लेकिन अब तो लोग आपके दौर में पकड़े जा रहे हैं ना। शहबाज शरीफ भी पकड़ा गया, हमजा शहबाज पकड़ा गया, राना सनाउल्लाह पकड़ा गया, तो आपकी हुकूमत में पकड़ा गया ना। नैब ने पकड़ा, हमने तो नहीं पकड़ा ना। इनके ऊपर केसेस तो पहले ही चल रहे थे, सारे केसेस इन पे पहले चल रहे थे। पनामा लीक्स हमने की थी, पनामा लीक्स भी दुनिया के आपके अपने जर्नलिस्ट की कंसोर्शियम ने की थी। करते ना उस वक्त इनको क्या कहते हैं, इनके खिलाफ केसेस कोर्ट के अंदर कि हमें बदनाम कर रहे हैं। सारी दुनिया के अंदर बदनामी हमने उठाई पनामा लीक्स की कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है और उसका सारा खानदान। साफ शफाफ एहतसाब जो है वो मुमकिन हो पाएगा या नहीं? कोशिश कर रहे हैं हम, इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगा, जिसमें हुकूमत के लोग भी शामिल हों। बिल्कुल। आपका क्या मतलब? हमारे मिनिस्टर्स को नहीं पकड़ा गया? हमारे मिनिस्टर्स को पकड़ा गया, उनकी भी हिसाब किताब हुआ, उनकी भी पूछ के छोड़ी, वो भी जेलें काट के आए। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि नहीं किया गया। ये क्या कहना कि जी हमने सिर्फ उनके बंदे किए और अपने बंदों को नहीं किया। जहाँ तक जहांगीर तरीन का है, उसका जहांगीर तरीन की जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी आगे आएगा, तो आपका क्या ख्याल है, कोई बचाने जाएगा उसको? कोई बंदा नहीं बचाने जाएगा। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हम बिलीव करते हैं क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। वाइट कॉलर क्राइम दुनिया को तबाह कर देती। आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करें और फिर अगर आप पैसे ज़ाया करें और आवाम की दी हुई रकम को, जिसकी उसके आप कस्टोडियन हैं, उस अमानत में आप ख़यानत करें, इससे बड़ी क्राइम और नहीं हो सकती। जी नाज़रीन, ये थी डॉक्टर यास्मीन राशिद, वज़ीर सेहत पंजाब, जिनसे हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। अब तक के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।